आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने उस दौर में एक सपना देखा जब ऐसा सोचना भी लगभग नामुमकिन था। एक ऐसा समय जब हिंदुस्तान पर मुगलों और सल्तनतों की हुकूमत थी। तब सह्याद्री की पहाड़ियों से एक आवाज उठी, स्वराज्य की। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार की है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो सवाल यही है कि आखिर एक अकेला इंसान जिसके पास न कोई शाही खजाना था न ही कोई बहुत बड़ी सेना, वो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती कैसे दे सकता था। सोचिए, एक तरफ मुगल सल्तनत जिसकी ताकत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता था, और दूसरी तरफ दक्कन की सल्तनतें। उनके सामने एक जागीरदार का बेटा कैसे खड़ा हो पाया? यही सवाल शिवाजी महाराज की कहानी को इतना खास बना देता है। तो चलिए आज शिवाजी महाराज के इस सफर के 5 अहम पड़ावों को समझते हैं। हम शुरू करेंगे स्वराज्य के विचार से कि ये आया कहाँ से। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने जमीन पर एक साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद मुगलों के साथ उनके जबरदस्त संघर्ष की कहानी जानेंगे। फिर उनके राज्याभिषेक का मतलब समझेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के भारत से। माहौल ऐसा था कि दिल्ली में मुगलों का राज था और दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा जैसी सल्तनतों का। आम आदमी के लिए ये बड़ी अनिश्चितता का दौर था। लेकिन इसी माहौल में एक चिंगारी सुलग रही थी, एक ऐसा आइडिया जो पूरे दक्कन की तस्वीर बदलने वाला था। और वो विचार था हिंदवी स्वराज्य। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म नहीं था। इसका मतलब था अपना राज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने सम्मान के साथ जीने का हक। एक ऐसा राज्य जहां कानून सबके लिए बराबर हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वो बुनियाद थी जिस पर शिवाजी महाराज ने अपने हर फैसले को, अपनी हर लड़ाई को खड़ा किया। इस बड़े विचार की जड़ें थीं शिवाजी के बचपन में। उनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ। उनके पिता शाहजी राजे बीजापुर सल्तनत में एक बड़े सेनापति थे। लेकिन शिवाजी को गढ़ने वाले 2 लोग थे। पहली उनकी माँ जीजाबाई, जिन्होंने उनके मन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर साहस और न्याय के बीज बोए। उन्होंने ही शिवाजी को एक आदर्श शासक बनने की प्रेरणा दी। और दूसरे थे उनके गुरु दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें प्रशासन और युद्ध की कला सिखाई। इन्हीं दोनों की तालीम ने शिवाजी को वो बनाया जो वो आगे चलकर बने। तो अब वक्त आ गया था जब इस सपने को जमीन पर उतारना था। माँ जीजाबाई की प्रेरणा और गुरु की शिक्षा के साथ शिवाजी ने अपना पहला कदम उठाया। सिर्फ 16 साल की उम्र में, जरा सोचिए, इस उम्र में उन्होंने अपने भरोसेमंद साथियों यानी मावड़ों के साथ मिलकर तोरणा का किला जीत लिया। ये सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था, ये बीजापुर सल्तनत के लिए एक खुला चैलेंज था। इस किले से जो खजाना मिला, उससे स्वराज के आंदोलन को ताकत मिली। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद एक के बाद एक कई किले जीते गए, जिन्होंने स्वराज की राजधानी राजगढ़ के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया। अब जब शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी तो जाहिर है बीजापुर सल्तनत को टेंशन तो होनी ही थी। उन्होंने इस उठते हुए तूफान को कुचलने के लिए अपने सबसे खतरनाक और ताकतवर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान अपनी ताकत से ज्यादा अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर ही लाएगा। अपनी 10,000 से ज्यादा की सेना के साथ उसने रास्ते में आतंक मचाना शुरू कर दिया, ताकि शिवाजी डरकर पहाड़ों से बाहर निकल आएं। लेकिन जब शिवाजी बाहर नहीं आए तो अफजल खान ने एक चाल चली। उसने सुलह का नाटक करते हुए शिवाजी को प्रतापगढ़ किले के पास अकेले मिलने का न्योता भेजा। हवा में एक सस्पेंस था। हर कोई जानता था कि ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होगी। शिवाजी के सलाहकार भी परेशान थे, क्योंकि अफजल खान पर भरोसा करना खुदकुशी करने जैसा था। तो क्या ये सच में एक मुलाकात थी या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? और फिर जो हुआ, उसने दक्कन की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही विशालकाय अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने खंजर से वार करना चाहा, वो ये भूल गया कि शिवाजी एक कदम आगे की सोच कर आए थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था और हाथ में छुपा रखा था बागनक। पलक झपकते ही उन्होंने बागनक से अफजल खान का पेट चीर दिया। इशारा मिलते ही जंगलों में छिपे मराठा सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक जनरल की हार नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब मराठों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीजापुर तो एक पड़ाव था,
असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत यानी मुगल साम्राज्य से। और बादशाह था औरंगजेब। एक क्षेत्रीय ताकत को हराना और बात थी, लेकिन सीधे मुगल बादशाह से टकराना, ये संघर्ष बहुत लंबा और मुश्किल होने वाला था। औरंगजेब ने भी अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का खेला। उसने अपने सबसे तजुर्बेकार सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को 1 लाख से भी बड़ी सेना देकर भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। जब पुरंदर का किला भी गिरने वाला था, तब अपने लोगों को बचाने के लिए शिवाजी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उन्हें अपने 23 किले और बहुत सारा इलाका मुगलों को देना पड़ा। एक पल को तो लगा जैसे स्वराज का सपना टूटकर बिखर गया है। लेकिन शिवाजी की कहानी हार पर खत्म होने वाली नहीं थी। संधि के तहत उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा। वहां औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया, जिसके बाद शिवाजी ने भरे दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर की। नतीजा, उन्हें और उनके बेटे संभाजी को आगरा में ही नजरबंद कर दिया गया। अब शुरू हुई एक कमाल की योजना। रोजाना शिवाजी की हवेली से मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां दान के लिए बाहर जाती थीं। शुरू में पहरेदार बहुत जांच करते थे, पर धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई। और फिर एक दिन, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था, 2 टोकरियों में मिठाई की जगह शिवाजी और संभाजी बैठकर बाहर निकल गए। ये वाकई इतिहास के सबसे हैरत अंगेज फरार होने की कहानियों में से एक है। आगरा से निकलना सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान, जोरदार वापसी का। अब वक्त था अपने खोए हुए किलों और सम्मान को वापस हासिल करने का और स्वराज्य के सपने को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का। और वापसी भी क्या जबरदस्त थी। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने दोबारा अपनी ताकत बढ़ाई। कुछ ही सालों में उन्होंने एक एक करके अपने सारे किले वापस जीते, जिसमें सिंहगढ़ की मशहूर लड़ाई भी शामिल है। और फिर 1672 में साल्हेर की लड़ाई में उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने मुगलों को एक खुली लड़ाई में हराया। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि मराठे अब एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। हर जीत उन्हें उनके आखिरी लक्ष्य के और करीब ले जा रही थी। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार दशकों से था। 6 जून 1674 रायगढ़ के किले में हजारों लोगों के सामने पूरे विधि विधान के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये हिंदवी स्वराज्य की एक आज़ाद राज्य के तौर पर औपचारिक घोषणा थी। ये उस सपने के सच होने का पल था जो उनकी माँ जीजाबाई ने देखा था। देखिए, शिवाजी महाराज सिर्फ किले जीतना नहीं जानते थे, वो एक बेहतरीन राज्य चलाना भी जानते थे। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो अपने समय से बहुत आगे थी। अष्टप्रधान मंडल, ये आज की कैबिनेट की तरह थी, जिसमें 8 मंत्री थे और हर एक के पास अपना अपना विभाग था, प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तक। इस सिस्टम से ये पक्का होता था कि राजकाज सही तरीके से और ईमानदारी से चले। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिनसे उनका शोषण कम हो सके। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक इंसान की जिंदगी की सीमा होती है, उसके विचारों की नहीं। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने भारत पर क्या असर छोड़ा। तो उनकी विरासत है क्या? वो पहले शासक थे जिन्होंने ताकतवर मुगल साम्राज्य को एक संगठित चुनौती दी। उन्होंने गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को एक नया रूप दिया, जिससे छोटी सेना भी बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती थी। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई, क्योंकि वो जानते थे कि समुद्र पर कब्जे के बिना असली आज़ादी अधूरी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना। आज भी वो साहस और स्वशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आखिर में सवाल यही है कि एक शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो जीते हुए किले होते हैं या जमा किया हुआ सोना? शिवाजी महाराज की कहानी हमें बताती है कि असली विरासत इन चीज़ों में नहीं, बल्कि उन विचारों में होती हैं जो एक शासक अपने लोगों के लिए छोड़ जाता है। न्याय, साहस और स्वराज्य का उनका विचार आज भी हमें प्रेरणा देता है, और यही उनकी सबसे बड़ी और अमर विरासत है। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो और आप इस तरह की और भी ऐतिहासिक कहानियों को जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।